नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। पानी बचाने का करो हर जतन, क्योंकि पानी है अनमोल रतन। अधिक शहद प्राप्ति के लिए करें मधुमक्खियों की उचित देखभाल। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। 1972 में बनी शोर फिल्म के गीत की ये लाइनें आज विश्व जल दिवस पर सटीक साबित हो रही हैं। वाकई पानी का महत्व हमारे जीवन में इतना अधिक है कि इसके दम पर हम 100 साल तक भी जीने की उम्मीदें लगा सकते हैं। वहीं पानी न मिले तो हम अपने कल को भी सुरक्षित नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी पानी का इंसान ने अंधाधुंध दोहन किया है। नदी, तालाबों और झरनों को पहले ही हम केमिकल की भेंट चढ़ा चुके हैं। जो बचा हुआ है उसे अब हम अपनी अमानत समझकर अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। अगर सही ढंग से पानी का संरक्षण किया जाए और जितना हो सके पानी को बर्बाद करने से रोका जाए तो इस समस्या का समाधान बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरत है जागरूकता की। इसलिए विश्व जल दिवस पर देखिए अन्नदाता की ये खास रिपोर्ट। जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल न हो तो प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए तो कहा गया है, जल ही जीवन है। आज पूरे विश्व में जल की विकट समस्या है और दुनिया औद्योगिकीकरण की राह पर चल रही है, किंतु स्वच्छ जल मिल पाना कठिन होता जा रहा है। विश्व भर में साफ और पीने योग्य जल की अनुपलब्धता के कारण ही जल जनित रोग महामारी का रूप ले रहे हैं। समय के साथ इंसान जल की महत्ता को लगातार भूलता चला गया और उसे बर्बाद करता रहा, जिसके फलस्वरूप आज जल संकट सबके सामने है। विश्व के हर नागरिक को पानी की महत्ता से अवगत कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस की पहल की गई। इसके परिणाम स्वरूप 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद से हर साल लोगों के बीच जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम है पानी को महत्व देना, वैल्यूइंग वाटर। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल ही जीवन का आधार, कभी न समझो इसे बेकार। जल से मिलती जिंदगानी, व्यर्थ करो ना कभी भी पानी। विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। विश्व जल दिवस की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके लिए आगे आने वाली वीडियो के साथ में आपको भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि विश्व के अंदर जितना भी जल मिल रहा है उसमें 97% खारा पानी है। उसमें से 2% जो जल पे बह के चला जाता है और 1% जो जल है वही मानव जीवन के लिए या पशुओं के लिए वो काम लिया जाता है। हमारी पृथ्वी पर 1 अरब 40 घन किलोलीटर पानी है। इसमें से 97.5% पानी समुद्र में है जो खारा है।
शेष 1.5% पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। शेष बचा 1% पानी नदियों, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है, जो पीने लायक है। इस 1% पानी का 60वां हिस्सा खेती और औद्योगिक कारखानों में खपत होता है। शेष 40वां हिस्सा हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने काम में लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि दिनों दिन जो जमीन का जल स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। उसको बचाए रखना ही अपने को बहुत ज़रूरी है। अगर अपन तरीके से यूज करें, क्योंकि आजकल जो सूक्ष्म सिंचाई यंत्र आ रहे हैं उसके आधार से अगर सिंचाई की जाए तो काफ़ी पानी की बचत होती है। जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति चल रही है उसके अंदर अगर समय से अभी चेतने से अगर इसको सभी उपयोग में ले लेंगे तो काफ़ी बचत होगी, क्योंकि उससे उतनी ही मात्रा पौधे को मिलती है जितनी आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ जो अपने फव्वारे हैं वो भी काफ़ी उपयोगी हो रहे हैं। काफ़ी पौंड बनाने की हम तैयारियां कर रहे हैं, जिसके आसपास का पानी बह करके आए वो इकट्ठा हो जाए और हम इसको जब भी ऑफ सीजन हो हमारा, जब बरसात न हो या पानी की कमी हो, उस समय किया जा सकता है। पहला फ़ायदा तो ये है, इसमें आराम से अतिरिक्त आय के साधन भी अपनाए जाते हैं। मछली पालन करना, उसके ऊपर आप जाल बना करके मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुर्गियों के लिए और जो मछली हैं उनके लिए जो अपने फार्म का उत्पादन होता है, जो भी उत्पादक होते हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। अपने क्षेत्र में काफ़ी प्लांटेशन की बहुत कमी है। अगर प्लांटेशन करेंगे और उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भी आप उससे उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि अपने क्या करते हैं सीधे ढोरों से क्यारियों से पानी दिया जाता है, उसको बचा करके आप ड्रिप सिस्टम या ऐसी चीज़ें लगा करके भी काम में लिया जा सकता है। सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए सभी में जागृति लानी होगी और इसके लिए अनेक उपायों को भी अपनाना होगा। वर्षा जल संग्रह करके, पुराने तालाब, कुओं का पुनः भरण करके, अधिक से अधिक पौधे लगाकर, समेकित और जैविक खेती की विधियों को अपनाकर खेती में सिंचाई की आधुनिक विधियों को अपनाएं, जैसे टपक और फव्वारा, ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। इन्हीं छोटे छोटे कदमों से आगामी समय में पानी को बचाया जा सकता है। इसी के तहत हम भी अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से पानी बचाने की किफायती तकनीकियों को आप तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं, ताकि आप इन तकनीकियों को अपनाकर पानी की बचत तो कर ही सकते हैं, इसके साथ ही कम पानी में फसलों से अधिक पैदावार भी ले सकते हैं। विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य जल बचाने का संकल्प, लोगों के बीच जल का महत्व, जल की आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। एकत्र करने की परंपरा लुप्त हो रही है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक व्यवसाय बन रहा है और किसान इसे अपनाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने इस व्यवसाय को अपनाया है वे अपने मौन बाक्सों का विशेष ध्यान रखें। तो किस तरह से करें मौन बाक्सों की देखभाल, आइए जानते हैं। कि मधुमक्खी परिवार को जो हम लेते हैं वो परिवार में आपको देखना है कि रानी नई है और गर्भित है। गर्भित रानी की ये पहचान है कि वो एक घर में एक ही अंडा देगी या उसका टीप जो है उदर भाग का फूला हुआ रहेगा। नई रानी है, इसकी पहचान ये है कि उसका उदर भाग गोल्डन कलर का होगा, सोना के रंग का होगा। जब मधुमक्खी परिवार को ले जाते हैं उसके पहले उस स्थान का चुनाव कर लीजिए कि कहाँ रखें।
उसे यही देखना है कि मधुमक्खी के बक्से का निकास द्वार पूरब या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और मधुमक्खी बक्सा जब वहाँ अपने पहुंचा दिए तो थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही उसका गेट खोलें ताकि मधुमक्खियां अस्थिर हो जाएं। उसके बाद आपको देखना है कि शुरू में तो मधुमक्खियों को पता नहीं है कि किधर उसका भोजन स्रोत है, तो 2 दिन 4 दिन तक उसको चीनी की चाशनी कृत्रिम ढंग से बनाकर 1 किलो पानी और 1 किलो चीनी को थोड़ा गर्म करके ठंडा करने के बाद प्लास्टिक के गिलास में खरपतवार देकर अंधेरा होने के बाद देना चाहिए। गर्मी के मौसम में कौन कौन फूल हैं आपको जानकारी लेना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि सूरजमुखी भी मिलता है उस समय, मूंग का भी मिलता है, जामुन का, जमुनी का भी मिलता है। हम लोगों ने पाया है कि मधुमक्खी के बक्सा को स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें भोजन एकत्र करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कम से कम साल में लंबा या छोटा स्थानांतरण जरूरी है। अगर भी कोई भी रोग लगा हुआ है तो उसका नियंत्रण कीजिए। और नहीं तो एक होता है डमी बोर्ड होता है, डमी बोर्ड लगा देने से भी मधुमक्खियों का उत्साह बढ़ता है और घर को गर्म और ठंडा करने में, तापक्रम बनाए रखने में सहायक होता है। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड दवा, हमारे यहाँ एक ही समस्या है, माइट की समस्या है। माइट की समस्या में से निपटने के लिए ज़रूरी है कि तलपट को 15 दिन पर सफाई करते रहें। और दूसरी बात यह है कि फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। 5 ml फॉर्मिक एसिड 15 दिन के अंतराल पर देने से माइट का रोकथाम हो जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सफल मधुपालक बनना चाहते हैं तो 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पहला कि 2 कमज़ोर परिवार के बजाय 1 मजबूत अच्छा। कमज़ोर परिवार होने पर उसमें रोग ज़्यादा लगता है, दुश्मन उसको तंग करते हैं, तो उसको मिलाकर मजबूत बनाकर रखना चाहिए। दूसरा इसका ये है कि यथासंभव आप प्रयास कीजिए कि ऐसा न हो कि कोई परिवार बहुत मजबूत हो और कोई बहुत कमज़ोर हो। तो इसके लिए बहुत कमज़ोर और बहुत मजबूत के बीच में गैप रखने के लिए है कि ब्रूड वाला जो छत्ता है, सप्ताह में एक बार एक बक्से से निकाल कर कमज़ोर बक्सा में दें, तो प्रौढ़ मक्खियों की संख्या बढ़ने लगती है कमज़ोर में, तो मजबूत और कमज़ोर में गैप कम रहता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो जैसे लूट मार की समस्या से आप निपट सकते हैं, नहीं होगा। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। तो ऐसे मोमी पतंग या कीट से बचना चाहिए। चूँकि मधु मिठास है बक्से में, तो चीटा चीटी का प्रकोप तो स्वाभाविक है। इसलिए गर्मी और बरसात में हमेशा मधुमक्खी के बक्सा को स्टैंड पर रखें। अगर ज़्यादा कहीं आक्रमण हो रहा है तो स्टैंड में चिपचिपा चीज़ कुछ लगा दें ताकि चींटी और ये सब बक्से के अंदर ना जाए। इस तरह से शत्रुओं से बचाना जरूरी है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली प्रस्तुति की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें। स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। आम के फल मटर के आकार के हो चुके हैं। इस समय चूड़ी फफूंदी रोग आम के वृक्षों पर अधिक दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई हेक्साकोनाजोल 5% 10 ml को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस समय चने और सरसों की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है, अतः किसान भाई इसकी जल्दी से जल्दी कटाई करें एवं काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर सब्जी वर्गीय फसलों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर दवा या एसीफेट 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्ण कुंचन रोग एवं मोजेक रोग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। कुष्मांड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों को लेने के इच्छुक किसान इनकी जल्दी बुआई करें। तरोई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, टिंडा, ककड़ी आदि की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। कद्दू के लिए उन्नत किस्म पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। टिंडे के लिए बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, अर्का टिंडा आदि। ककड़ी के लिए अर्का शीतल। चिकनी तरोई के लिए पूसा चिकनी सिलेक्शन 99। धारीदार तुरई के लिए पूसा नसदार। खरबूजे के लिए उन्नत किस्म दुर्गापुर मधु। तरबूज के लिए दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मीठा। खीरे के लिए बालम खीरा, पूसा संयोग। लौकी के लिए उन्नत किस्म पूसा समर, प्रोफोलिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोफोलिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, अर्का बिहार। और करेले के लिए उन्नत किस्म कोयम्बटूर लॉन्ग, पूसा दो मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष आदि का चयन करें। भिंडी की ग्रीष्मकालीन बुआई का समय है, अतः इसकी जल्दी से बुआई करें। इसके लिए उन्नत किस्म है पूसा साबनी, पूसा मखमली, परवणी, क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनामिका आदि। ग्रीष्मकालीन भिंडी के लिए बीजदार होगी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीजों को बुआई से पहले थायरम 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। टमाटर के परिपक्व फलों की तुड़ाई करें और यदि फसल में लीफ कर्ल वायरस रोग दिखाई दे रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गाय को चारे के साथ 50 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य दें। पशुओं को मैस्टाइटिस रोग से बचाने के लिए पूरे हाथ से पूर्ण दूध निकालना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे डेयरी पशुओं के बछड़े बछड़ियों को डीवार्मिंग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव धानी, जिला कोटा के किसान राम बच्चन ने। आप गोभी में डीवीएम कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो राम बच्चन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और जोहार। आप सभी लोग जब
पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो है इंसेक्ट पेस्ट का, कीट का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कीट है डीबीएम, जिसका पूरा नाम है डायमंड बैक मॉथ। ये एक पतंग वर्गीय कीट है। जब ये पतंग वर्गीय कीट रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो इसके पंख के ऊपर एक हीरे की तरह आकार बनता है, जिसके कारण इसको डायमंड बैक मॉथ बोला जाता है। फील्ड में जब देखेंगे तो इसका जो बच्चा है, जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं, वही हमें हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो ये जो लार्वा है ये पत्ते को खरोच कर खाता है, जिसके कारण पत्ते में पहले सफ़ेद कागज की तरह एक लेयर बन जाता है, उसके बाद में यहाँ पे छेद हो जाता है और जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें पत्ते में सिर्फ आपको सिरा ही दिखेगा और जो पत्ते का पूरा भाग है वो पूरा खत्म कर देता है। गोभी का हीरक पृष्ठशलभ या डायमंड बैक मॉथ हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती है। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं। पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। तो अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मेरा सभी से आग्रह ये रहेगा कि आप समेकित प्रबंधन प्रणाली को अपनाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या गतिविधियां हम कर सकते हैं। तो गोभी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो एक सुझाव रहेगा कि आप मस्टर्ड, जो कि सरसों जिसको बोला जाता है, वो ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ करें। हर 25 रो के बाद, कैबेज के हर 25 लाइन के बाद आप एक लाइन सरसों का लगाइए। ये सरसों 15 दिन पहले लगाइए। ये एक ट्रैप क्रॉप होता है जो कि डीबीएम को आकर्षित करता है इसकी मादा को अंडा देने के लिए। और फिर इसके ऊपर जब अंडा देगा तो आप सिर्फ सरसों के ही रो में कीटनाशक या फिर उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, ताकि अंडा जो भी होगा वो नष्ट हो जाएगा या फिर उसका बच्चा जो भी होगा वो नष्ट हो जाएगा और वो आपके मेन फसल के ऊपर नहीं आएगा। फिर दूसरी बात है कि आप अपने फील्ड में लाइट ट्रैप लगाइए, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि कितना पतंग आपके फील्ड में आया है। फिर उसके बाद आप फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जैविक कर रहे हो तो आप ट्राइकोग्रामा का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा का ट्राइको कार्ड मिलता है, जिसका आप 1 लाख से 1.5 लाख तक अंडा आपको पर हेक्टर छोड़ना होता है। तो इसके लिए आपको 5 से 6 कार्ड लगेंगे। हर 15 दिन के बाद कार्ड को बदल दीजिए। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई करें, ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं अथवा तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध के रोपण से पहले जड़ का इमिडाक्लोप्रिड द्वारा उपचार करें। कीट एवं रोग रोधी प्रजाति का चुनाव करें। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सुड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। इसके बाद आप एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थोरेंजेनेसिस, जिसको बीटी कहा जाता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। और उसके बाद आपके मन से स्प्रे ना करें, आप पहले ये भी देख लें कि आपके खेत में कितना प्रतिशत या फिर कितना संख्या में डीबीएम आया हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि 8 से 10 लार्वा जब एक प्लांट के ऊपर हो तभी आप दवा का छिड़काव करें। इसमें सबसे अच्छा कीटनाशक अगर अभी जो मार्केट में है वो हम आपको बताएंगे, तो फ्लूबेंडामाइड, जो कि 3 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर एंडोक्सिकार्प जो 6 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, नहीं तो इमामेक्टिन बेंजोएट 4 से 5 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। एक ही दवा का निरंतर प्रयोग ना करें, इसके कारण इंसेक्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगर आप पहली बार एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो दूसरी बार दूसरा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। हर 15 दिन के बाद अलग अलग स्प्रे करिए। आपसे एक ही आग्रह रहेगा कि आप समेकित कीट प्रबंधन का अवलंबन करिए, ताकि आपका खर्चा कम होगा और आपका फसल और आपका आय भी बढ़ेगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है।
कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।